वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 230 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 231। फोकस करेंगे इसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट है 9 सितंबर 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, और 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो जितने भी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट जो कंप्लीट करा दिए गए हैं इस चैनल पर, सबका रिवीजन कर लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 231 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर वीडियो के सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों, या किसी भी न्यायालय में नहीं। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस में वकालत कर सकता है? सेवानिवृत्त होने के पश्चात। सेवानिवृत्त कब होता है? 65 वर्ष की आयु के बाद। ना तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते, ना हाई कोर्ट में कर सकते, किसी न्यायालय में भी नहीं कर सकते, रोक है इनको। तो संविधान के अनुच्छेद 124-27 के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि 220 अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात उच्चतम न्यायालय या फिर किसी दूसरे उच्च न्यायालय में काम कर सकते हैं, लेकिन उस न्यायालय में नहीं कर सकते जिसमें वो न्यायाधीश थे या काम करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 127 कई बार बताया है। अनुच्छेद 127 केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में है। कौन नियुक्त करता है तदर्थ न्यायाधीशों को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। अगर कार्यकारी न्यायाधीश की बात की जाए तो उसको करते हैं राष्ट्रपति। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है और किसी न्यायालय के संदर्भ में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त नहीं हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का क्या मतलब है? जिस हाई कोर्ट से वो जज उठाने हैं सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश बनाने के लिए, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करता है भारत का चीफ जस्टिस, और इसमें पूर्व सहमति भी होती है राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए कम से कम, जिसको बोलते हैं पीठ। तो देखिए, बेंच जिसको बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ में अभिहित किया जाता है। पीठ मतलब बेंच। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? बताइए। बहुत सारी शक्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे मूल अधिकारिता है, उसके पास परामर्शदात्री अधिकारिता है, उसके पास अपीली अधिकारिता भी है उसके पास। तो ये तो कई बार बताया होगा ना यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ में, कि मूल अधिकारिता बोलते हैं इसको। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा, या एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकार है, एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, या सुप्रीम को, या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों के बीच विवाद। ये सब जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इसको प्रारंभिक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का उत्तर पता होगा सभी को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की कितनी पीठ, कितने बैठे थे जज? 13 ने मिलकर फैसला किया था कि जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, वो भारतीय संविधान का ही पार्ट है और उसमें जो है आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन करना तो उसके मूल ढांचे को परिवर्तित मत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? किस में कहा गया था ऐसा? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण या फिर गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब? इसी में गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अच्छा, गोलकनाथवाद पहला या फिर केशवानंद भारती? ये गोलकनाथ पहला, केशवानंद उसके बाद का है। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उपर्युक्त धारणा व्यक्त की थी। पढ़ लीजिएगा उपरोक्त धारणा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना, 134 ए को मिलाकर 133 को पढ़ना। ये प्रश्न जो है पालतू है, पालतू परीक्षाओं का। बहुत सारे पेपर में आपने देखा होगा। ये आपको MP PCS में मिल जाएगा, उत्तराखंड PCS में मिल जाएगा, UP PCS में मिल जाएगा, UPSC ने भी पूछा है इस प्रश्न को। तो C है इसका उत्तर। तो अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंध रखता है। अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, क्यों? अपीलीय नहीं रखता क्या? केवल मूल अपीलीय, क्यों? परामर्शदात्री नहीं रखता क्या? मूल, अपीलीय, परामर्शदात्री सब रखता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो परामर्शदात्री नहीं रखता है, क्योंकि 143 तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, याद रखना। तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से लेकर 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का विवरण है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? किस में दाखिल की जा सकती है सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में? अनुच्छेद 142 142C। तो देखिए, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 138। ये प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका उत्तर क्या है? अनुच्छेद 137। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। आर्टिकल 137। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? विधियों और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार है। ठीक है। तो देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लेख करता है। तो आसान भाषा में समझें, यदि कोई कानून संसद ने बना दिया,
लेकिन वो संवैधानिकता के खिलाफ जाता है, संविधान में जो प्रावधान है उनके खिलाफ जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने उनके खिलाफ जाता है, तो ऐसे किसी भी कानून या विधि को जो सुप्रीम कोर्ट है ना, महामहिम सुप्रीम कोर्ट भारत का, वो उसको शून्य घोषित कर सकता है। शून्य का मतलब उसको कर देगा, वो काट छाट कर देगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा, वो ख़त्म कर देगा, मतलब उसको देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो संसद के अंदर कार्यवाही होती है ना, भारत का कोई भी न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता? बताइए कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 122 में लिखा है। 127 में कुछ याद आया? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन। एक और देख लेते हैं डी में क्या है, दृष्टांत और अभिसमय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधि का शासन। देखिए पॉलिटी और जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उनका कम से कम एक बार इंग्लिश में अनुवाद देख लेना। अब किसी को पता ही नहीं होगा दृष्टांत और अभिसमय क्या होता है, तो इंग्लिश में देख लेना इसको वहाँ पर, और देख ही लेना चाहिए। जो कुछ चीज़ वहाँ पर शब्द जैसे हिंदी में वो तो व्याख्या करते हैं ना सीधे, और ऐसी ऐसी व्याख्या करते हैं क्लिष्ट वाली के बाउंसर मार जाएगा हिंदी के प्रकांड पंडित को भी। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में 32 में 131 से लेकर 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो व्यवस्था है वो निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति बढ़ाएंगे क्या? नहीं, अकेले राष्ट्रपति से तो नहीं होगा, लोकसभा राज्यसभा को भी आना पड़ेगा। 3 सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, तो संसद कर देगी इस काम को। ए है इसका आंसर। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। 15वें प्रश्न पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कानूनी या तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तभी जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श के लिए कहता है। बिल्कुल, इसको तो कम से कम आपको रट गया होगा ये चीज़ 50 बार। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 143A के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसा परामर्श के लिए कहता है। अच्छा, ऐसा परामर्श मांगा राष्ट्रपति ने, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन क्या राष्ट्रपति इस तरह के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? नहीं है बाध्य। अच्छा, राष्ट्रपति मांग रहा परामर्श, तो क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है? वो भी बाध्य नहीं है, ना दे उसकी मर्जी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 143 याद रखना है इसको। और ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, पूछा जाए तो गलत कर देना उसको। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद भाई।